शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। इमोशनल होकर सिर्फ कैंडल मार्च निकालने और कुछ स्टेटस और रील्स अपलोड करने से कुछ नहीं बदलने वाला जब तक हम इस समस्या के जड़ पर प्रहार नहीं करते हैं। 2012 के निर्भया कांड तो याद ही होगा। उस समय जनता के आक्रोश को देखकर ऐसा लगा था मानो अब भारत में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार की घटनाएं रुक जाएंगी, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? कभी हाथरस से तो कभी जम्मू कश्मीर के कठुआ से और अब कोलकाता और मुजफ्फरपुर से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिसे पूरे देश को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन ये तो एक दो ऐसी घटनाएं हैं जिससे जनता का साथ और मीडिया का कवरेज मिला। हकीकत तो ये है कि हर साल हजारों बहन बेटियां इन गिद्धों का शिकार होती है, लेकिन अखबार के किसी कोने तक ही सिमट कर रह जाती है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के इन आंकड़ों को देखिए। हर दिन औसतन 90 महिलाओं का रेप होता है। हर 16वें मिनट पे एक महिला किसी पुरुष के हवस का शिकार बनती है, फिर भी कुछ नहीं बदलता। ऐसा लगता है रेप भारत में एक कैजुअल घटना है। हम ये मान चुके हैं कि लड़कियों का रेप होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सचमुच चिंतित होते तो हर साल 30,000 से ज़्यादा रेप के केसेस दर्ज नहीं होते। अगर हमारे खून में उबाल होता तो 248 बहन बेटियों का गैंगरेप के बाद हत्या पर भी हम चुप नहीं बैठ। इन आंकड़ों के बावजूद उन आंकड़ों का तो यहाँ जिक्र ही नहीं है जो लोक लाज के डर से अपने दर्द को सिसकियों के साथ दफन कर देती है। हमारे देश की महिलाओं का दुर्भाग्य है कि एक तरफ उन्हें सरस्वती, दुर्गा तो कभी काली के रूप में पूजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ बलात्कारियों का स्वागत फूल और माले से किया जाता है। के सामने गैंगरेप के दोषियों का सम्मान होता है। गुजरात प्रशासन के सामने गैंगरेप के दोषियों को फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। हमने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाई है जिससे हत्यारे और बलात्कारी चलाते हैं। हम ऐसे नेताओं को चुनते हैं जिनकी सोच कुछ इस प्रकार की होती है। यही लड़के हैं, गलती हो जाती है। नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव हाथरस कांड में आरोपियों के पक्ष में बोलते नजर आए। रंजीत बहादुर का कहना है कि आरोपियों को फांसी तो क्या, एक दिन की सजा भी कोई नहीं दिला सकता। और मारे तीन बच्चे की माँ के साथ कोई रेप करता है? नहीं, आप लोग भी बात करते हैं, बताइए। के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। अगर हम सचमुच अपने बहन बेटियों के लिए सुरक्षित समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें रेप के इस कलंक को मिटाना होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने पैट्रियार्कल माइंडसेट को त्यागना होगा जिसमें महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना जाता है, उनके अधिकार और आज़ादी को तवज्जो नहीं दी जाती। अगर वह अपने पसंद के जीवन साथी को चुनना चाहती है तो वो नहीं चुन सकती। पुरुष समाज उसे ये अधिकार नहीं देता है। हाँ, ये बात अलग है कि वही पुरुष समाज अपने 14 से 15 साल की बेटी का विवाह 40 से 45 साल के आदमी के साथ कर देता है तो वह मंजूर कर लेगा, लेकिन वह उसके पसंद के प्रेमी को हरगिज मंजूर नहीं कर सकता। इसी मानसिकता के लोग महिलाओं पर अपना हक समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो महिलाओं की इज्जत नहीं। जो महिला है वही इस सृष्टि की देवी है। हाँ, महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। तो लड़कियां उनकी भी इज्जत करना अच्छा लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो महिलाओं की इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन उन्हें आज़ादी देना नहीं चाहते, उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करना। और अगर अपने मर्जी से वो बोलेगी हम अपने मनपसंद का कपड़ा पहनेंगे तो आप नहीं पहनने दीजिएगा? नहीं चलेगा ही नहीं हमारे घर में। तो आपने औरतों को अपने घर के बांध के रखा हुआ है, तभी तो हमारे घर सेफ है। उन्हें अपने पैरों पे खड़ा नहीं होना देना चाहते। वो किसी जानवर के भांति एक खूंट से खोलकर किसी दूसरे खूंट में बांध देना ही अपना परम कर्तव्य समझते हैं, और जिस खूंट में बांधी जाती है वहाँ उसे एक संपत्ति की तरह देखा जाता है जिसे या तो मारे या फिर पीटे, किसी को कोई परवाह नहीं होगा। स्थिति यह है कि महिलाओं को किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनके विचारों को शामिल करना जरूरी नहीं समझा जाता। आज भी कई पुरुष ये समझते हैं कि लड़कियां बच्चे पैदा करने और लड़कों के सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए ही बनी है। भारत में रेप के कल्चर बढ़ने का दूसरा बड़ा कारण है कि रेप के लिए विक्टिम को ही दोषी ठहराया जाता है कि उसके कपड़े छोटे थे, वो रात को बाहर क्यों निकली थी, किसी अनजान व्यक्ति से बात क्यों कर रही थी, वगैरह वगैरह। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो वो अगलों को ऐसे लगता है कि हमारी से आकर्षित हो रही है, इस वजह से रेप होता है। तो छोटे कपड़े देख करके मन मचल जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आके गलत काम कर जाता है। ऐसी सोच रखने वाले के अनुसार लड़कियां तभी सुरक्षित रहती है जब उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने। साले घर से निकलने मत दो, घर की लक्ष्मी घर में ही रहती है, अच्छा रहता है। कई रेपिस्ट इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि उसने लड़के के साथ जो किया उसके लिए उसे कोई पछतावा नहीं है। दुर्भाग्य से हमारी संस्कृति भी इस तरह के विचारों को बढ़ावा देती है। भारत में रेप के मामले बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है हमारी न्यायिक प्रणाली का सुस्त होना। रिपोर्ट ये बताते हैं कि बलात्कार के मामले में केवल 32% ही दोषी करार दिए जाते हैं। बाकी मामलों में या तो सबूतों के अभाव में छूट जाते हैं या फिर पीड़िता या परिवार को चुप करा दिया जाता है। कई बार बलात्कारी इतने ताकतवर होते हैं कि वो जांच अधिकारियों तक को ट्रांसफर करा देते हैं या फिर पीड़िता या उसके परिवार
परिवार पर दबाव डालकर उन्हें चुप करा दिया जाता है। उन्नाव कांड तो आपको याद ही होगा। भारत में रेप का चौथा बड़ा कारण है जातीय श्रेष्ठता की मानसिक। भारत में रेप का एक पैटर्न देखने को मिलता है। अधिकतर रेप केसेस दलित महिलाओं के साथ ही होते हैं। कई दफा उनके परिवार या समुदाय को नीचा दिखाने के लिए रेप या गैंग रेप को अंजाम दिया जाता है। दलित एक्टिविस्ट इस बात पर दुख प्रकट करते हैं कि दलित बेटियों के खिलाफ जब अत्याचार होता है तो ना तो कोई मीडिया साथ देती है और ना ही जनता की आंखों में आंसू आते हैं। कहने वाले तो ये तक कह देते हैं कि अगर निर्भया और कोलकाता की डॉक्टर यदि दलित होती तो अखबार की किसी सुर्खियों तक ही सिमट कर रह जाती। कारण कुछ भी हो, सच तो ये है कि ऐसी घटनाएं हमारी सभ्यता और संस्कृति की महानता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस घिनौनी हरकत के गुनाहगारों को कठोर से कठोर सजा दी जाए ताकि ऐसी हरकत करने से पहले अंजाम के बारे में 100 बार सोचे। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि सिर्फ कठोर सजा या कानून महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार को कम नहीं कर सकता। कई बार रेपिस्ट को अंजाम का पता होने के बावजूद भी इन घटनाओं को करते हैं। इन चेहरों को देखिए, इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि इन्हें मालूम नहीं होगा कि आप ये क्या अपराध कर रहे हैं। इस मानसिकता को एक दिन में नहीं बदला जा सकता, परंतु अगर हम अपने वातावरण में जेंडर इक्वालिटी को शामिल करते हैं तो आने वाले समय में एक सकारात्मक बदलाव अवश्य देखने को मिलेगा। हमें अपने बच्चों और बच्चियों की परवरिश में भेदभाव को समाप्त करना होगा। उस मिथ्य को खत्म करना होगा कि घर का काम सिर्फ महिलाएं करेंगी और बाहर का काम सिर्फ पुरुष। महिलाएं कमजोर होती हैं, उनका एक विशेष तरह से व्यवहार करना होता है, जैसे धीरे बोलना, पुरुषों की बराबरी ना करना, पर्दे के अंदर ही रहना वगैरह वगैरह। इस तरह की दकियानुसी विचारों को हमें समाप्त करना होगा। अक्सर ये देखा जाता है कि स्कूल या ट्यूशंस में लड़कों और लड़कियों को अलग अलग बैठाया जाता है, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। यही कारण है कि यह धारणा बनती है कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती है। लड़के मानते हैं कि लड़कियां कमजोर होती हैं, छोटी बातों पे रो देते हैं, जबकि लड़कियों में लड़कों के प्रति ऐसा धारणा बनता है कि लड़के स्ट्रांग होते हैं और उन्हें हर बात पर रोना नहीं चाहिए। जब तक वे एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक वे एक दूसरे के प्रति ना तो संवेदनशील होंगे और ना ही उनमें बराबरी का भाव आएगा। हम अपने घर में भी इस चीज को देख सकते हैं। जिस घर में बच्चे और बच्चियों दोनों की परवरिश समान होती है वो कहीं सहज होते हैं एक दूसरे को लेकर के। साथ ही हमें ऐसे मूवीज और कंटेंट्स पर रोक लगाया जाना चाहिए जो महिलाओं को लेकर के ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उन्हें एक ऑब्जेक्ट की तरफ प्रस्तुत करते हैं, एक ग्लैमरस वस्तु के रूप में दिखाते हैं। क्योंकि फिल्मों का प्रभाव डायरेक्ट हमारे समाज पर पड़ता है और कहीं ना कहीं उन फिल्मों को देखकर, उन फिल्मों से प्रेरित होकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिए जाते हैं। हमारे कई ऐसे फिल्में दिखाते हैं कि लड़की के नाम में भी हाँ है, लड़की मुस्कुरा कर देख ली तो वो इशारा कर रही है। तो इन चीजों पे हमें रोक लगाना होगा। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ भारत के रेप के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे और आपके लिए है, ताकि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जहां भविष्य में आने वाली हमारी बच्चियां सुरक्षित महसूस कर सके। नहीं तो आज उनके बेटी के साथ हो रहा है, कल हमारी और आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है।